नमस्कार, मैं वैद्य प्रशांत तिवारी आज फिर से सेतु की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। सेतु अर्थात ब्रिजिंग, जो कि शास्त्र को ब्रिज करता है क्लिनिकल प्रैक्टिस से। इस जनरल प्रैक्टिस की इस श्रृंखला में हमने लगातार जनरल प्रैक्टिस में आने वाली जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करी। पहली चर्चा अंगमर्द और जो ऐसी अवस्था जो जनरलाइज बॉडी पेन है, वेदना और अंगमर्द पे हमने लिया। फिर हमने शिरशूल पे लिया, फिर हमने नेत्रशूल पे लिया, फिर मन्याशूल पे लिया, फिर अंशशूल पे लिया। ऐसी मल्टीपल सिचुएशंस, जैसे कि जनरलाइज बॉडी पेन की जितनी सिचुएशंस है उनमें हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, हेडेक की जो डिफरेंट सिचुएशंस है उनमें हम क्या करेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और मन्याशूल की सिचुएशन में क्या करेंगे, मन्यास्तंभ में हम क्या करेंगे, हम अंशफलकशूल यानी रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस और फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में क्या करेंगे, हम चेस्ट पेन में अलग अलग सिनेरियोज जो होते हैं उनमें हम क्या क्या करेंगे। उसके साथ हृदयशूल, इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस, एंजाइना पेक्टोरिस, स्टेबल एंड अनस्टेबल, इनके बारे में भी हमने चर्चा करी। अब हम उससे आगे पहुंच चुके हैं उदरशूल की अवस्था। उदरशूल को आयुर्वेद ने एक शूल प्रक्रिया इस तरीके से माधव निदानकार कहते हैं। उदरशूल ये लक्षण बहुत सारी सिचुएशंस में क्रिएट भी होता है और वो सिचुएशंस हर एक व्याधि में कहीं ना कहीं आती है। मूलतः अन्न व स्रोतस की जो व्याधियां हैं उनमें हम देखते हैं कि हमारे उदरशूल के लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। साथ ही साथ उदर एक व्याधि ऐसी है, उसमें डायरेक्टली उदरशूल के लक्षण कई कंडीशंस में मिलते हैं। उदर जो व्याधि है उसमें वाटर रिटेन होना यानी कि जलोदर अवस्था और उदर की जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो वीक हो जाती है। साथ ही साथ उदरशूल की जो अवस्था है कई बार डाइजेस्टिव कैपेसिटी के ऊपर भी उनके कारण होती है। उसके जब हम हेतु देखने जाते हैं तो अन्न व स्रोतस के जो हेतु चरक विमान स्थान अध्याय 5 में बताएं, एग्जैक्टली वही हेतु होते हैं। कई बार आप भोजन बहुत ज़्यादा करते हैं, बद परहेजी करते हैं, कई बार बिल्कुल कम खाते हैं, कई बार बे टाइम से खाते हैं, कई बार पिछला पचा हुआ खाने के तुरंत बाद आप खा लेते हैं, मतलब खाना पचा नहीं और इमीडिएटली आपने खा लिया। तो ऐसी अनेक अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे विषमाशन है, अजीर्ण की अवस्था में अगर आपने भोजन कर लिया तब भी आपको उदरशूल हो सकता है। इन लक्षणों को बताने के लिए माधव निदानकार ने शूल एक ऐसा चैप्टर ही ले लिया है। अन्य द्रवशूल और अजीर्ण की डिफरेंट वेराइटीज भी आचार्य चरक ने भी बताई हैं और माधव निदानकार ने भी उन्हें ही फॉलो किया है। तो अजीर्ण की जो अवस्थाएं हैं ये सभी बॉडी पेन, एब्डोमिनल पेन की सिचुएशन क्रिएट करती हैं। इसको आसानी से समझने के लिए और मॉडर्नाइज वे में समझने के लिए आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उदरशूल की जो अवस्था जो पहले अजीर्ण में हम देखें तो रसशेषाजीर्ण जो कंडीशन करती है कि जब भोजन पच जाता है और उसके बाद दर्द होना। उसके बाद ऐसी सिचुएशन होती है अजीर्ण में कि आपको लगातार पेन होता रहता है एब्डोमेन में, कंप्लीट पेन होता रहता है, एब्डोमेन के हर हिस्से में दर्द होता रहता है, खाना खाने के तुरंत बाद भी दर्द होना शुरू होता है और खाना खाने का पूरा पचन होने के बाद भी दर्द होता है। ऐसी अलग अलग अजीर्ण की अवस्थाएं बताई गई हैं। अजीर्ण में मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड थॉट क्या है वो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर अजीर्ण का हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे तो इसके मेन रेफरेंस आपको मैं बता देता हूँ, उन रेफरेंसेस को देखें, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं इसमें डिस्कस करूँगा। गृहिणी इसका मेन लाइन ऑफ मेन थॉट है। गृहिणी चिकित्सा में आचार्य चरक ने अजीर्ण के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। माधव निदानकार ने अजीर्ण का अध्याय और शूल का अध्याय दोनों अलग अलग रूप से अधिकारित करे हैं। अधिकारित का मतलब ऐसी तंत्रयुक्ति का यूज करना जिसमें स्पेसिफिकली उस बीमारी के बारे में समझाना है। अजीर्ण की जो अवस्था है गृहिणी के साथ इसलिए ली गई है क्योंकि पूरी अजीर्ण की चिकित्सा अग्नि पे ऊपर दीपन करने पे और पाचन करने पे होती है। अजीर्ण की अवस्था में मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दीपन ना होकर पाचन होता है। पाचन करने के लिए आपका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिस तरीके से आप ज्वर की चिकित्सा पाचन में करते हैं वैसे ही, और जैसी गृहिणी में आप चिकित्सा करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही करना है। ग्रंथकार में आपको अगर कुछ भी याद ना रहे तो मेनली तक्रारिष्ट आपको याद रखना चाहिए। तक्रारिष्ट आपकी अजीर्ण की अवस्था में बहुत कारगर मेडिसिन है। तक्रारिष्ट, चित्रकरिष्ट और जीरकरिष्ट, इस तरीके से इन अरिष्टों का इस्तेमाल करें। ये अजीर्ण की इकलौती ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप मेडिसिन को ना ज़्यादा यूज़ करके इससे ज़्यादा आप मेडिसिन में भी आसव अरिष्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आसव अरिष्ट की जो जनरल कंडीशन है उसमें भी अरिष्ट स्पेसिफिकली एक ऐसा होता है जो अग्नि का दीपन तो करता ही और पाचन करता है, चाहे आप कोई भी अरिष्ट लें, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली आप जीरक अरिष्ट जब यूज़ करते हैं तो वो इमीडिएट पाचन का काम शुरू कर देता है। सेकेंडली आप जीरक अरिष्ट शुरू करते हैं तो इमीडिएटली वो दीपन और पाचन में पाचन का काम शुरू कर देता है। चित्रकरिष्ट इमीडिएट पाचन करना शुरू कर देता है। ये आप यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ सिंपली चित्रकादि वटी और शंखवटी का इस्तेमाल करें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। चित्रकादि वटी, लशुनादि वटी और शंखवटी, ये 3 आपके प्राइम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आ सकते हैं। चित्रकादि वटी 250 mg यानी कि 2 रत्ती सुबह 2 रत्ती शाम को भोजन के बाद में। इसी तरीके से लशुनादि वटी 2 रत्ती सुबह 2 रत्ती शाम को भोजन के बाद में। शंखवटी अत्याधिक उदरशूल हो रहा है तो दो टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को। कई लोग कनकासव का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग विषतिंदुक वटी का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर भी वेग विधारण के कारण ये कंडीशन क्रिएट होती है तब आप इनका इस्तेमाल डेफिनेटली करें। साथ ही साथ अरिष्टों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जीरक अरिष्ट और चित्रकरिष्ट का कॉम्बिनेशन। कनकासव का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूं कि आप जीरक अरिष्ट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें और तक्रारिष्ट का इस्तेमाल करें। मात्रा वही 1 पल मात्रा यानी कि 40 ml सुबह 40 ml शाम को आपको देना है, भोजन के बाद में देना है। यहाँ पर आहार कल्पना ज़्यादा कॉमनली हमें यूज़ करते हैं। कृष्णा का यूज़ करना यानी खिचड़ी का यूज़ करना, तक्र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, गाय का घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, दीपनी द्रव्यों का ज़्यादा इस्तेमाल करना इन फॉर्म ऑफ चावल दाल, इन चीज़ों को यूज़ करना, या खिचड़ी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना आपकी डाइट में होना चाहिए। मूंग दाल का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करें, हींग का, अजवाइन का ज़्यादा प्रयोग करें भोजन में। सिंपल मेथड है। पवन मुक्त आसन करें और साथ ही साथ जो बैठने वाले आसन है जिसमें वज्रासन, पवन मुक्त आसन लेटने वाला, इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा इन स्पेसिफिक सिचुएशन में करना चाहिए। 15 मिनट्स का अगर आप कपालभाति, 5 मिनट का पवन मुक्त आसन और 5 मिनट का ही वज्रासन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा आसानी से आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि खाना ठंडा और परुषित, मतलब एक दिन का पहला रखा हुआ खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। एक खाना ना पचा हुआ तो इमीडिएटली दूसरा खाना नहीं खाना है। गर्म पानी का ज़्यादातर इस्तेमाल करना है। ये मेजरली उदरशूल की जनरलाइज सिचुएशन। इसमें एब्डोमिनल पेन को जब आप देखते हैं तो आपको 9 क्वाड्रेंट जो है हमारे एब्डोमेन की वो देखना चाहिए। कैसा भी टाइप का जो पेन है उसकी जो कंडीशंस हैं उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक्यूट एब्डोमेन और क्रोनिक एब्डोमेन। एक्यूट एब्डोमेन से पेन नहीं होता एब्डोमेन का, उसके साथ में वॉमिटिंग और बॉडी टेम्परेचर रेज यानी कि वहाँ पर पायरेक्सिया ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही एक्यूट एब्डोमेन कहलाता है। इस एक्यूट एब्डोमेन की जो सिचुएशन है इसमें हमें 9 क्वाड्रेंट्स को देखना चाहिए। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड एपिगैस्ट्रिक। उसके नीचे राइट लंबर, लेफ्ट लंबर और सेंट्रली एम्ब्लिकल। उसके नीचे राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा और हाइपोगैस्ट्रिक। अम्बिलिकस के नीचे हाइपोगैस्ट्रिक एरिया। ये तीनों सेगमेंट्स को जब आप देखते हैं बड़ी आसानी से तो ये 9 क्वाड्रेंट आपके सामने निकलते हैं। इनमें बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जैसे कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट ब्रोंकिटिस, एक्यूट यहाँ पर आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊपर के एरिया से जिसमें सबसे ज़्यादा मिलता है पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर की सिचुएशन में इमीडिएटली पेन होने लगता है जैसे ही भोजन लेता है, क्योंकि इनर लाइनिंग जो है वो जो हमारे स्टमक की वो वीक पड़ जाती है और वहाँ अल्सरेशंस होते हैं। तो जैसे ही खाना जाता है वैसे ही एसिड सिक्रीशन होता है और इमीडिएटली पेन होने लगता है। अन्य द्रवशूल की अवस्था क्रिएट होती है और वहाँ पर हमें इमीडिएटली ये सोचना चाहिए कि एक्यूट लेवल पे ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं। यहाँ पर भी सिंपल जो पेटेंट मेडिसिन हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो एक्यूट पेन की हैं वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन ऐसी बनाई नहीं गई, लेकिन यहाँ पर भी में लिक्विड मेडिसिन बहुत कारगर हैं। यहाँ पर हम हिमकोसिड का इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। हिमकोसिड एसएफ भी आता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, हिमकोसिड प्लेन भी आता है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस पेशेंट को गैस भी होती है तो गैसेक्स कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ हिमकोसिड, दोनों हिमालय कंपनी में बड़ी आसानी से बनी हुई है, हर्बल बेस्ड मेडिसिन है, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके जब आगे जाते हैं कि गैस्ट्रिक से के बाद पेप्टिक अल्सर के होती हैं, जो ड्यूडेनल अल्सर की सिचुएशन होती है। इनमें पेशेंट को बहुत देर के बाद, मतलब खाना पचने के बाद दर्द होता है, कुछ खा लेता है तो रिलीफ होने लगता है, पेशेंट का वेट बढ़ता है। गैस्ट्रिक अल्सर में पेशेंट का वेट कम होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में इमीडिएटली पेन कंटिन्यूस रहता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहती है। इन चीज़ों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेडिसिन में बहुत सारी कंपनियां एंटासिड्स बनाती हैं, जैसे कि अम्लपित्त मिश्रण दूध पापेश्वर भी बनाता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि झंडू जो है वो बहुत ज़्यादा एक कॉम्बिनेशन बनाता है कामदोदा और आविपत्ति का चूर्ण का, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल एंटासिड के आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बहुत सारे हैं।
इनको आप डेफिनेटली देखिए आयुर्वेद लाइन से और आपको आंसर भी मिलेगा। मेनली जो हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिस में वो हिमकॉसेड SF है, हिमकॉसेड प्लेन है, साथ ही साथ गैसिक्स है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें आयुर्वेदा क्लासिक्स जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं पेट की दर्द के लिए। उससे जो पेटेंट मेडिसिन हैं उनमें थोड़ा सा इसमें कम आराम लगता है। हमें इसका रूट कॉज ज़रूर देखना चाहिए, इसको जनरलाइज चेक करना चाहिए, एंडोस्कोपी ज़रूर करके देखना चाहिए कि गैस्ट्रिक है या ड्यूडेनल अल्सर है, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे आपको पता चलता है, जिसमें पेशेंट का वेट बढ़ता है, खाने के 2 घंटे बाद पेन होता है तो ड्यूडेनल अल्सर की सिचुएशन है, इमीडिएट पेन होता है, इमीडिएट बर्निंग होती है तो गैस्ट्रिक अल्सर की सिचुएशन है। खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा और लगातार बर्निंग सेंसेशन है तो वो CA ईसोफेगस भी हो सकता है। इसीलिए रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, एंडोस्कोपिक कंडीशन देखना चाहिए। एंडोस्कोपी अगर पॉसिबल नहीं है और ऐसा देखने मिल रहा है तो कई बार बेरियम मील चेकअप भी होता है, बेरियम मील एग्जामिनेशन भी करके देखना चाहिए। लेकिन जनरली हम जो प्रेफर करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग आपके लिए ज़्यादा कारगर रहेगी। इसके बाद की सिचुएशन आती है गैस्ट्रिक पेन होना, मतलब कि गैस्ट्राइटिस क्रिएट होना, रिफ्लेक्स क्रिएट होना GERD का। तब भी आपको ये देखना चाहिए कि ये सब उदरशूल के साथ में एक्यूट एब्डोमेन की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका ग्रंथोक ज़्यादा है। क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए आपको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू जानने चाहिए। इसके बाद हम राइट लंबर और लेफ्ट लंबर एरिया में जाते हैं। कई बार रीनल कोलिक के कारण भी यहाँ पर पेन होता रहता है, जो भी एक्यूट एब्डोमेन पेन की कंडीशन आती है। पेन कैसा है और वॉमिटिंग कैसी है ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो सेंट्रल एरिया में पेन होता है उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो सिचुएशन है कोलेसिस्टाइटिस की वो क्रिएट होती है। कोलेसिस्टाइटिस मतलब कि यहाँ पर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगा। इसमें गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है, कोलेलिथियासिस है, तो वो मिमिक करता है और राइट शोल्डर में पेन क्रिएट करता है। और राइट शोल्डर पेन साथ साथ में बिकॉज रेडिएटिंग पेन है वहाँ पर उसे मिलता है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की जो सिचुएशन है उसमें लगातार जो है पेट के सेंट्रल हिस्से में बहुत दर्द होता है, अम्बिलिकल हिस्से में बहुत दर्द होता है और ब्लूइश डिस्कलरेशन भी आने लगता है। उसके बाद हम राइट इलियक फोसा में बहुत कॉमनली हमें मिलता है। राइट इलियक फोसा में मैकबर्नीज पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा आपको एक्यूट एब्डोमेन में की एक्यूट अपेंडिसाइटिस सिचुएशन को मिमिक करता है। इसमें पेशेंट को शिफ्टिंग पेन होता है, पहले अम्बिलिकस के नीचे पेन होता रहता है, वो शिफ्ट होकर मैकबर्नीज पॉइंट पे जाता है, राइट इलियक फोसा में वहाँ दर्द होता है। इसी तरीके से स्प्लीन कंडीशन में कई बार रप्चर स्प्लीन में लेफ्ट साइड में पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसे ही अलग अलग बेसिस पे जज करना चाहिए, लेकिन इसमें पेन इन एब्डोमेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पेन बहुत सीवियर होता है, पेट पूरा डिस्टेंड कर जाता है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है और सीवियर पेन होता है और पेशेंट का पेट पूरे तरीके से फूला हुआ रहता है, डिस्टेंडेड रहता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इंटरसेप्शन के पेन में सीवियर पेन होता है और जो मोशन होते हैं वो उसमें ब्लड आने लगता है। इनको अच्छे से देखना चाहिए। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये आपके पास 9 क्वाड्रेंट की सिचुएशन मिलेंगी। इसके लिए हम एक बार आपका एक और जब हम एब्डोमिनल सिचुएशंस पढ़ेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिचुएशन हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम एक एक चीज़ की डिटेलिंग देंगे। अभी सिर्फ एब्डोमिनल पेन के बारे में और उसके डायग्नोसिस के बारे में ये लेक्चर था, इसीलिए आज हम उसको स्पेसिफाई और क्रिस्प बेसिस पे ले रहे हैं। इसमें आप जो एग्जामिनेशन करा सकते हैं, USG एब्डोमेन कराना चाहिए, वो साथ साथ में आपको एंडोस्कोपिक कराना चाहिए, कोलोनोस्कोपी करा के देखना चाहिए। कई बार स्टाउट एक्सरे आपको इंटेस्टाइनल कंडीशन में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको बेरियम मील टेस्ट आने चाहिए। बेरियम मील टेस्ट के बारे में देखना चाहिए कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। साथ ही साथ उसका LFT टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ये कॉम्बिनेशंस आपको मालूम होने चाहिए। जब हम एब्डोमिनल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम लेंगे तब इसकी डिटेल भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। साधारण नमस्कार। एब्डोमिनल पेन को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए और रैंडम मेडिसिन बिल्कुल मत लीजिए। पेशेंट की कॉन्स्टिपेटेड सिचुएशन ज़रूर पूछिए, उसके मोशन के क्या हाल है, भूख के क्या हाल है, इनको ज़रूर देखते हुए काम लें, क्योंकि दशवित परीक्षा में भी आपकी अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति दोनों के बारे में पूछने के लिए बोला है और अष्टवित परीक्षण में भी उदरशूल और स्पर्श परीक्षण करने के लिए बोला है। पेट को ज़रूर टच करके देखें। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ज़रूर वात का प्रकोप है और अवरोधक संप्राप्ति है, तो अवरोध को हटाने के लिए अनुलोम चिकित्सा ज़रूर इस्तेमाल करें। ब्लाइंडली कोई भी ट्रीटमेंट मत दें, पहले डायग्नोसिस तक ज़रूर पहुँचें, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही। सादर नमस्कार। कल फिर से मिलेंगे।